गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है रप्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की जो ट्रॉमा होती है उसमें ब्लैडर रप्चर होता है। अब ब्लैडर के जो रिलेशन थे वो मैंने तुमको एनाटॉमी में बताए थे पहले, आज फिर से तुमको बता देता हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी हमारा ऑर्गन है बड़ा, इसमें जब भी कहीं पे कोई ट्रॉमा होता है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लैडर था उसका जो रिलेशन थी पेरिटोनियम के साथ, ये ब्लैडर ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ऐसे प्रोस्टेट होगा, ठीक है, और ऐसे दोनों तरफ सेमिनल वेसिकल्स होंगे। ठीक है, अब जो पेरिटोनियम है उसका रिलेशन कैसे था, जब फुल्ली डिस्टेंडेड होता था तब उसके जो फंडस होता है उसके ऊपर ऐसे चिपका होता है, फिर नीचे आता है और ऐसे सेमिनल वेसिकल से फिर वापस ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे उसके रिलेशन, ये जो येलो कलर की लाइन है ये पेरिटोनियम का ये रिलेशन है। ठीक है, अब ब्लैडर जो है उसको पूरा का पूरा मतलब आधा ब्लैडर ही कवर होता है पेरिटोनियम से, आधा रिट्रोपेरिटोनियम बोल सकते हैं या फिर पेरिटोनियम के बाहर बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो ब्लैडर की ट्रॉमा होती है, ब्लैडर की वॉल में रेंट पड़ता है ट्रॉमा की वजह से या फिर कोई ऑपरेशन की वजह से या कुछ भी हुआ हो जिससे वहाँ पे रप्चर होता है। तो अगर जो रप्चर हुआ है वो यहाँ पे हुआ है ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ पे सब यूरिन है वो जाएगा पेरिटोनियम में। ठीक है, ये पेरिटोनियल येलो कलर का जो भी है वो पूरी पेरिटोनियल कैविटी है, उसमें इंटेस्टाइन है, पूरा जो भी हमारा पेरिटोनियल कैविटी का वो सब है। तो ये हो जाएगा इंट्रा पेरिटोनियल रप्चर। ठीक है, अगर यहाँ पे रप्चर हुआ, ठीक है, तो सब यूरिन यहाँ से बाहर जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर। ठीक है, ये दो उसके टाइप होते हैं, ये टाइप समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों टाइप हम अलग से सीखेंगे, उसका मैनेजमेंट भी और उसकी जो भी हमारा टेक्निकल फीचर्स है वो भी। ठीक है, अभी जो रप्चर होता है ब्लैडर का, मतलब ब्लैडर की वॉल होती है उसमें कुछ कोई भी रेंट पड़ता है, तो उसके कई अलग अलग कॉज होते हैं, जैसे ट्रॉमा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, बराबर, किक और ब्लो और फॉल ऑफ अ पेशेंट विथ फुल ब्लैडर। ठीक है, पेशेंट का ब्लैडर फुल होगा और उसके ऊपर अब लोअर एब्डोमेन के ऊपर कोई ने किक मार दी, कुछ चोट लगी, ब्लंट ट्रॉमा लगा या फिर पेशेंट फॉल हो गया, तो ब्लैडर रप्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्टैब और गनशॉट इंजरीज, ब्लैडर फुल हो या ना हो, स्टैब और गनशॉट इंजरी होती है, तो स्टैब अगर किसी ने कर दिया, बराबर, कोई होमिसाइडल एक्टिविटी होती है जब, बराबर, तो वो स्टैब की वजह से ब्लैडर रेंट हो सकता है। एंडोस्कोपी हमने पहले देखा था कि सिस्टोस्कोपी करते हैं, बराबर, उसी को वही एक एंडोस्कोपी का टाइप है। तो हम यूरिनरी ब्लैडर में सिस्टोस्कोप डाल रहे हैं, ठीक है, सिस्टोस्कोप डाल के ब्लैडर को देख रहे हैं। तो अगर कोई नया नया सीख रहा हो और उसने कहीं फॉल्स पैसेज कर दिया, ब्लैडर में घुस गया हो, ब्लैडर में अंदर आ गया हो लेकिन उसको पता नहीं चला कि ब्लैडर में हूँ, तो वो ब्लैडर की वॉल को और पियर्स कर सकता है। ये इलेक्ट्रिक डायथर्मी, इलेक्ट्रोकॉटरी जो हम यूज़ करते हैं ओटी के दौरान, जब हम सर्जरी करते हैं तब ब्लीडिंग को और जो छोटी छोटी टिश्यू होती है वो डिसेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोकॉटरी यूज़ करते हैं, मतलब करंट होता है वो। तुम लोग ओटी में आए होंगे तो देखा होगा कि एक पेन जैसा होता है, उसको हम येलो और ब्लू कलर का होता है, दबाते हैं तो आवाज़ आती है, बराबर। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज़ करके ब्लीडिंग को बंद करते हैं। छोटे छोटे ब्लीडर्स होते हैं वो, कैपिलरी का ब्लीडिंग, ठीक है, और वो सब करते हैं। तब अगर ऐसा हुआ कि ब्लीडर में अगर टच हो गई कॉटरी तो इंजरी हो सकती है। इंस्ट्रूमेंटेशंस,
अब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं ब्लेडर में, एक तो फॉलिस कैथेटराइजेशन करते हैं, ठीक है। जब फॉलिस नहीं जाता तो एक K19 आता है, बराबर। तो 2-3 ऐसे अलग अलग कैथेटर्स होते हैं जो हम यूरिनरी ब्लेडर में डालते हैं, तो वो भी रप्चर करके जा सकता है यूरिनरी ब्लेडर में, ठीक है। कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं, गायनेकोलॉजी वाले होते हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट जब कॉपर टी इंसर्ट करते हैं यूट्रस से फीमेल में, तो वो यूट्रस को पियर्स करके, ब्लेडर को पियर्स करके वो पेरिटोनियल कैविटी में घुस जाता है, ठीक है। तुम लोग गायनक में जाओगे तो एक बार देखना कि जो कॉपर टी होता है, फैमिली प्लानिंग का एक टाइप है, उसमें कॉपर टी कैसे इंसर्ट करते हैं यूट्रस में, तो वो जब यूज़ करते हैं तब उसमें वो ब्लेडर रप्चर करके पेरिटोनियल कैविटी के ऑर्गन भी रप्चर कर सकते हैं, मतलब इंजरी होती है उनको, रेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये उसके अलग अलग कॉजेज़ है। टाइप ऑफ रप्चर्स मैंने बताया तुमको पहले ही ड्रॉ करके, इंट्रापेरिटोनियल एंड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, ठीक है। तो ये जो मैंने तुमको फिगर ड्रॉ करके दिखाया वही है, ये यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक है। अगर ऐसे पेरिटोनियल के अंदर अगर रप्चर हुआ तो इंट्रापेरिटोनियल, पेरिटोनियल से बाहर का रप्चर हुआ तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। ब्लेडर में यूरिन होता है, जो भी उसकी इफ़ेक्ट आएगी, सिम्टम्स आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, सब बिकॉज ऑफ द यूरिन। ब्लेडर में रेंट पड़ा है तो यूरिन ब्लेडर से बाहर जाएगा, ठीक है। तो अगर इंट्रापेरिटोनियल रप्चर हुआ है तो यूरिन जाएगा पेरिटोनियम में, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर हुआ तो यूरिन जाएगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस है, ये सब स्पेस है जो लोअर एब्डोमेन के स्पेस है, लोअर एब्डोमिनल वॉल, फिर थाई, वो सब स्क्रोटम, वो सब एरिया में सुपरफिशियल प्लेन में यूरिन जाएगा, क्योंकि ये जो एक नंबर लिखा हुआ है वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो प्यूबिक बोन होता है वो है। अब प्यूबिक बोन को ब्रेक करके, प्यूबिक बोन ब्रेक हो जाती है जब ट्रॉमा होता है, तो प्यूबिक बोन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। हर बार नहीं ब्रेक होती, लेकिन ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर होता है वो एक हमारा आगे हमारा यूरेथ्रा में आएगा, यूरेथ्रल रप्चर। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर, ये हमारी यूरेथ्रा है। अगर यहाँ की यूरेथ्रा अगर रप्चर हुई तो उसके सिम्टम्स और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर के सिम्टम्स दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल एंड इंट्रापेरिटोनियल रप्चर कहाँ से होता है तो तुमको समझ आ गया होगा। पेरिटोनियम का जो रिलेशन है ब्लेडर के साथ, वो अगर तुमको समझ आता है, वो समझ आ गया, तो तुमको ये दोनों समझ आ जाएंगे कि दोनों में सिम्टम्स क्यों अलग हैं, ठीक है। अब इंट्रापेरिटोनियल रप्चर कब होता है? यूजुअली ब्लेडर फुल और डिस्टेंडेड होता है, तब अगर कोई इंजरी होती है तो इंट्रापेरिटोनियल रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर फुल होता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, हमारे एनाटॉमी बताई थी तब, कि जब यूरिनरी ब्लेडर कोलैप्स होता है, एम्प्टी होता है, तो वो पेल्विक ऑर्गन बन जाता है, बराबर। पेल्विक बीम से ऊपर नहीं आएगा, बराबर। लेकिन जैसे वो डिस्टेंड होता है, इट कैन रीच अप टू अम्बिलिकस, तो अम्बिलिकस तक चला गया, पूरा तो वहाँ तक डिस्टेंड हो गया और रप्चर हुआ, तो यूरिन पेरिटोनियल कैविटी में ही जाएगा, ठीक है। किक, ब्लो, फॉल और आरटीए, जैसे मैंने पहले ही बताया, अभी अलग अलग कॉजेज़ में। तो इंट्रापेरिटोनियल रप्चर होता है ये सब वजह से। और एक होता है हमारा जब आइट्रोजेनिक रप्चर होता है, जब हम ओटी करते हैं किसी पेशेंट का, कौन से ओटी आएंगे? हर्निया आएगा, ब्लेडर रेक्टम की सर्जरीज आएगी, यूट्रस की सर्जरीज आएगी। तो वो सब सर्जरी में यूट्रस की हिस्टेरेक्टमी आएगी, रेक्टम की एक एपीआर करके आता है कार्सिनोमा रेक्टम के लिए, एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन, रेक्टम को हम निकाल देते हैं और कोलोस्टोमी कर देते हैं परमानेंट। तो ये ओटी में ब्लेडर को इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ब्लेडर के पास होते हैं रेक्टम, ठीक है। तो ये होगा इंट्रापेरिटोनियल रप्चर। तुमको इतना याद रखना कि अगर कोलैप्स है तो पेल्विक कैविटी में होगा, डिस्टेंडेड है तो पूरी अम्बिलिकस तक वो जा सकता है। तो फुल ब्लेडर में रप्चर हुआ तो इंट्रापेरिटोनियल रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है।
तो ये वही फिगर है जो मैंने पहले ड्रॉ करके समझाई थी, बराबर। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये यूरोजेनिटल डायाफ्राम है, ये प्रोस्टेट है, बराबर। ये येलो कलर का है, वो पूरा यूरिन है अंदर। अब यहाँ पे अगर रप्चर हुआ तो ये पूरा जाएगा ये पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। इंट्रा पेरिटोनियल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में पहले ही मैंने फिगर ड्रॉ करके बताया है, तो होप कि तुमको समझ आ गया होगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? मोस्टली ये 20% कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। इन फुल ब्लैडर, सडन पेन इन सुप्रापुबिक रीजन, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को कुछ ट्रॉमा हुआ, बराबर, तो पेशेंट को एकदम सडनली पेन होगा बहुत ज़्यादा सुप्रापुबिक रीजन में, और उसके बाद पेशेंट बोलेगा कि पहले लोअर एब्डोमेन में पेन हुआ था, उसके बाद अभी पूरे एब्डोमेन में पेन हो रहा है। सिंकपे एंड फीचर्स ऑफ शॉक, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, बराबर, क्योंकि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस डेवलप होगा, तो पेरिटोनाइटिस के जो भी फीचर्स है वो सब आएंगे। यूरिन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जीआई ट्रैक्ट है और यूरिनरी ट्रैक्ट, दोनों ट्रैक्ट इतने गंदे हैं, इतने बैक्टीरिया भरे पड़े हैं उसमें, बराबर, कि वो बैक्टीरिया जब तक वहाँ है, जीआई ट्रैक्ट में है या यूरिनरी ट्रैक्ट में, दोनों वो ट्रैक से बाहर अगर कहीं निकले तो वो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं हमारी बॉडी को। बैक्टीरिया जो है वो जब तक जीआई ट्रैक्ट में है, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया था तुमको कि जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन के अंदर रहे तब तक कोई टेंशन नहीं है, जैसे वो इंटेस्टाइन के बाहर आए पेरिटोनियल कैविटी में तो दिक्कत है, ठीक है। पेशेंट डज नॉट हैव डिज़ायर टू मिक्चुरेट, ब्लेडर रप्चर हो चुका है तो ब्लेडर डिस्टेंट भी नहीं होगा और पेशेंट को यूरिन पास करने का डिज़ायर ही नहीं होगा। तो ये उसकी क्लिनिकल फीचर्स है। मोस्टली पेन के साथ आएगा, हिस्ट्री देगा कि फॉल हो गया है कि या फिर ब्लंट ट्रॉमा हुआ है या फिर पेन हुआ है, और बाद में पहले सुप्रापुबिक रीजन में पेन था और बाद में डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन है, सिंकअप एंड फीचर्स ऑफ शॉक, ठीक है। तो ये उसकी क्लिनिकल फीचर्स है। मोस्टली पेन होता है, पेशेंट पेन एंड हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा एंड अनेबल टू पास यूरिन, बराबर। ऑन एग्जामिनेशन क्या मिलेगा हमको? पेशेंट का एब्डोमेन पूरा डिस्टेंडेड होगा, क्योंकि यूरिन जो था ब्लेडर के अंदर वो सब पूरा चला गया पेरिटोनियल कैविटी में। टेंडरनेस ओवर सुप्रापुबिक रीजन, जहाँ पे उसको ब्लेडर में रेंट हुआ है वहाँ पे उसको टेंडरनेस होगी, क्योंकि पेरिटोनाइटिस होगा और बाद में वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा। लेटर ऑन डिफ्यूज एब्डोमिनल टेंडरनेस, रिजिडिटी एंड गार्डिंग। इनिशियली तो टेंडरनेस सिर्फ सुप्रापुबिक रीजन में थी, बाद में यूरिन गया पेरिटोनियल कैविटी में तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे पेरिटोनाइटिस होगा। पेरिटोनाइटिस होने की वजह से बाद में डिफ्यूज एब्डोमिनल टेंडरनेस, रिजिडिटी एंड गार्डिंग, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरिटोनाइटिस, बिकॉज ऑफ द यूरिन, ठीक है। यूरिन जब तक किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में है अच्छे से वो निकल जाएगा बॉडी से बाहर। अगर कहीं पे वो यूरिन का पाथवे चेंज हुआ, कुछ ट्रॉमा हुआ तो दिक्कत आएगी। अब हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे? एक तो सबसे पहले प्लेन एक्सरे कराएंगे, उसमें हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आएगा, पूरा जो एब्डोमेन है पूरा यूरिन से भरा पड़ा होगा, तो एक ग्लास आता है, वो ग्लास कैसे दिखता है उसके जैसे ही दिखेगा। यूएसजी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, टू रूल आउट अदर इंजरीज। ब्लेडर अगर रप्चर हुआ है, किसी ट्रॉमा हुआ है, अगर ब्लेडर टूटा है तो उसके साथ कुछ और ऑर्गन तो नहीं टूटे, इलियम है, जेजुनम है, कॉलोन है, लीवर है, स्प्लीन है, स्टमक है, बराबर। तो वो सब इंजरीज भी हम चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही हम उसका मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। CCT एब्डोमेन, ये कन्फर्मेटिव होता है कि भाई रेंट कहाँ पर है, कितना बड़ा रेंट है, ठीक है, और बाकी अदर इंजरीज भी रूल आउट हो जाएगी। पेरिटोनियल टैप ले सकते हैं। पेरिटोनियल टैप मतलब एक सिरिंज आएगी, वो सिरिंज को हम पेरिटोनियल कैविटी में डाल के एस्पिरेट करेंगे तो हमको उसमें एस्पिरेट में यूरिन आएगा। अगर यूरिन आया तो कंफर्म है कि भाई यूरिन जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में है,
तो उसके बाद कोई जांच या CACT वो भी ना कराए हो तो भी चलेगा, बराबर। कंफर्म हो गया तो मतलब इंजरी है तो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करनी ही है, और एक बार एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी कर ली तो बाकी सब ऑर्गन भी हम डायरेक्टली OT में ही देख सकते हैं कि कहीं पर और इंजरी है कि नहीं, ठीक है। सिस्टोग्राम, इसलिए एक रिट्रोग्रेड सिस्टोग्राम होता है जिसमें हम क्या करेंगे, रिट्रोग्रेड यूरेथ्रा से डाई डालेंगे और डाई डालने के बाद उसका एक्सरे लेंगे, तो डाई जो लीक होगी पेरिटोनियल कैविटी में वो दिख सकता है। IVP कर सकते हैं, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, टू डिटेक्ट लीक फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि जो डाई है वो हम IV देंगे इंट्रावेनस IVP में, किडनी से होके पूरी डाई आएगी यूरिनरी ब्लैडर में। जब ब्लैडर में डाई आएगी तो वो डाई यूरिन के साथ या तो इंट्रापेरिटोनियल या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस में जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि लीक है, ठीक है। तो मेन है हमारा प्लेन एक्सरे, सोनोग्राफी एंड CACT, ये 3 तो करने ही है। और अगर पेरिटोनियल टैप अगर तुम कर सके, इसके लिए एक्सपर्टाइजेशन भी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर तुमने पेरिटोनियल टैप किया तो उसमें नीडल से तुम इलियम या जिजुनम को इंजरी भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए अगर वो हुआ और उसमें यूरिन आया तो मतलब यूरिन है, मतलब यूरिन आया मतलब पेशेंट को हमको एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करनी ही है, ठीक है। जो रिट्रोग्रेड सिस्टोग्राम है जो मैंने अभी बताया तुमको, ये हम करते हैं सियाम से। सियाम कैसे होता है, मैंने तुमको जब इन्वेस्टिगेशन चलाए थे स्टार्टिंग में, उसमें तुम लोगों को बता दिया था कि सियाम कैसा होता है, ठीक है। तो कैथेटर पास करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, वो वाटर सोल्यूबल डाई होती है, वो बाद में डालेंगे कैथेटर से। तो वी कैन सी द लीक ऑफ डाई फ्रॉम द ब्लैडर टू पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। और ब्लैडर के वॉल में जो टियर होगा वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे है, इंट्रा पेरिटोनियल है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है, तो उसके हिसाब से हम उसके मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये होता है रिट्रोग्रेड सिस्टोग्राम। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, सिस्टाइटिस एंड पायलोनेफ्राइटिस बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी का साथ वो कनेक्शन होगा तो उसका भी इन्फेक्शन होगा यूरिनरी ब्लैडर में। पेरिटोनाइटिस, पेल्विक एब्सेस, पेरिटोनाइटिस होगा क्योंकि यूरिन में बहुत सारे बैक्टीरिया है, वो जाके इन्फेक्शन करेंगे पेरिटोनियल कैविटी में। पेल्विक एब्सेस, वेसिकोवजाइनल और रेक्टोवेसिकल फिस्चुला। वेसिकोवजाइनल मतलब फीमेल में वजाइना और ब्लैडर दोनों के बीच में कनेक्शन बन सकता है, जिसको फिस्चुला कहते हैं। रेक्टोवेसिकल मतलब रेक्टम एंड ब्लैडर के बीच में फिस्चुला बन सकता है। हेमरेज एंड पैरालिटिक इलियस, हेमरेज तो होगा ही क्योंकि ट्रॉमा हुआ है या फिर स्टैब हुआ है, कुछ भी हुआ और ब्लैडर को टूटा ही है, तो वहाँ पे हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। पेरिटोनाइटिस होगा तो मोस्टली पेरिटोनाइटिस वाले पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, पोटेशियम लॉस हो जाता है, वॉमिटिंग होती है उसकी वजह से। तो पेरिटोनाइटिस वाले पेशेंट में पैरालिटिक इलियस मोस्टली होता ही है साथ में, ठीक है। तो ये उसके कॉम्प्लिकेशंस है, सिस्टाइटिस एंड पायलोनेफ्राइटिस, पेरिटोनाइटिस, पेल्विक एब्सेस, फिस्चुला, हेमरेज एंड पैरालिटिक इलियस। ये जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो क्यों बने, पेल्विक एब्सेस क्यों बनेंगे, क्योंकि जो यूरिन है वो पेरिटोनियल कैविटी में गया तो वहाँ पे पेरिटोनाइटिस करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे और आगे जाके वहाँ पे एब्सेस बना सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो सर्जरी इज़ मस्ट, इमरजेंसी लेप्रोटोमी, एब्डोमेन ओपन करो, पेरिटोनियल कैविटी में बहुत सारा यूरिन पड़ा है उसको वॉश करो नॉर्मल सलाइन से, नॉर्मल सलाइन के 3-4 पाइंट डाल के पूरी पेरिटोनियल कैविटी को वॉश करना पड़ेगा। कहीं पे भी यूरिन बचे ना पेरिटोनियल कैविटी, उसके हिसाब से हमको वॉश करना है। ब्लैडर टीयर को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर टीयर हुआ है, उसको हम क्लोज करेंगे 2 लेयर में। अब जो हम पहले ब्लैडर की सर्जरी मैंने बताई थी, उसमें जैसे हम वो क्लोज ब्लैडर स्टोन में हमने ब्लैडर को ओपन किया था, वही सेम कंडीशन यहाँ पे हमको रेडीमेड मिल रही है, बराबर। तो
वही सब कुछ करेंगे जो हम ब्लेडर वॉल क्लोज करने के बाद करते थे। 3 ड्रेन डालेंगे, एक एसपीसीबी के रखेंगे, एक फॉलिस रखेंगे, एक ड्रेन रखेंगे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ड्रेन पेरिटोनियल कैविटी में भी रखेंगे, बराबर, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी में भी यूरिन गया है, तो थोड़ा बहुत अगर यूरिन बचा पेरिटोनियल कैविटी में कहीं चिपका रहेगा तो वो ड्रेन के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ड्रेन रखेंगे एक पेरिटोनियल कैविटी में एक्स्ट्रा। एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन जो भी है वो दे सकते हैं। तो उसका जो हम ब्लेडर को क्लोज किए थे ब्लेडर स्टोन में और डायवर्टिकुला में, उसके जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे। बाद में जो सीक्वेंस है कि भाई कौन सा ड्रेन पहले निकालना है, वो सब पहले जैसे मैंने बताया था, पहले 2 डायवर्टिकुला और ब्लेडर स्टोन में, उसके जैसे ही हमको निकालना है। ठीक है, इसमें एक पेरिटोनियल कैविटी का ड्रेन एक्स्ट्रा आया है, वो कब निकालेंगे, वो इंडिविजुअल है, तो उसको हम वो ड्रेन में आने का बंद हो जाएगा, तो वो ड्रेन हम कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमको ये देखना है कि जो 3 ड्रेन डाले हैं उसको सीक्वेंस हमारी ठीक रहे। ठीक है, ओटी के बाद जब ड्रेन रिमूव करेंगे 7-8 दिन के बाद, तब की बात है। ठीक है, आई होप कि तुमको जो भी सीक्वेंस होती है ये सब ड्रेन्स निकालने की, स्पेशली इन यूरिनरी ब्लेडर, वो तुमको अच्छे से समझ आ गई हो। लास्ट टाइम मैंने दोनों टॉपिक में 2-2 बार 3-3 बार तुमको समझाया है, तो आज मैं नहीं समझा रहा। ठीक है, एक एसपीसी, एक फॉलिस, एक ड्रेन और एक एक्स्ट्रा ड्रेन इन पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रापेरिटोनियल रप्चर। इंट्रापेरिटोनियल रप्चर जो हुआ उसमें तुमको याद रखना है कि उसके कॉजेस क्या है। ठीक है, इसमें क्लिनिकल फीचर्स दोनों में अलग अलग आएंगे। ठीक है, इसमें मोस्टली पेन होगा क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी इन्वॉल्व है, पेरिटोनाइटिस होगा, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है वो। अब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर, वो भी है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल ड्यू टू लूज मैनहोल वर्क कवर्स, जो रास्ते पे तुम देखते हो राउंड राउंड ऐसे गटर होती है, उसके ढक्कन होते हैं, तो अगर लूज़ होते हैं तो अगर उस पर चल दिए तो उसमें गिर जाते हैं। ठीक है, तो वो उसकी ट्रॉमा होती है, तो मोस्टली मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर वो दोनों रप्चर होते हैं। आयाट्रोजेनिक, ये दोनों में हो सकता है, ये मोर कॉमन है 80%। ठीक है, ओपन एसोसिएटेड विथ फ्रैक्चर प्यूबिस, ट्रॉमा हो गया, फ्रैक्चर प्यूबिस हुआ तो मोस्टली मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर का एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पार्ट जो है वो रप्चर हो सकता है। इसलिए क्लिनिकली दोनों जो कंडीशन है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर, दोनों कंडीशन मोस्टली क्लिनिकली सेम ही होती है। ठीक है, वो बाद में इन्वेस्टिगेट करके पता कर सकते हैं कि भाई क्या रप्चर हुआ है, तो दोनों को हम क्लिनिकली बहुत ही डिफ़िकल्ट है डिस्टिंग्विश करना। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम मिलता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये एक मेम्ब्रेनस यहाँ पे होती है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तो ये अगर रप्चर होती है तो उसका यूरिन जो है वो बाहर आके स्क्रोटम में आएगा, पेनिस के ऊपर आएगी, सुपरफिशियल फेसिया में आएगा, और ये जो एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन की सुपरफिशियल फेशिया है उसमें जाके सीथ के ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पे यूरिन स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये प्यूबिक बोन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये प्यूबिक बोन ब्रेक हुआ तो ये यूरिन बस सब जाके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने ये दिखाया है कि ये यूरिन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में रप्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे रप्चर होगा यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पे रप्चर हुआ तो उसका प्रेजेंटेशन भी मोस्टली इसके जैसा ही रहेगा। लोअर एब्डोमेन में, पेनिस में और स्क्रोटम में सब एक्स्ट्रावर्सेशन ऑफ यूरिन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या बनेंगे। कलेक्शन ऑफ यूरिन एंड ब्लड इन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस, ब्लड तो आएगा क्योंकि ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हो गई, वॉल रप्चर हुई है तो कैपिलरी में से ब्लीडिंग होगा। फुलनेस एंड डिफ्यूज पेन इन लोअर एब्डोमेन, जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे फुलनेस होगी क्योंकि जो यूरिन जो है वो पूरा सुपरफिशियल फेशिया है जो होता है उसमें भर जाता है। स्वेलिंग इन स्क्रोटम और लेबिया,
अगर मेल है तो स्क्रोटम में स्वेलिंग होगी, फीमेल है तो लेबिया में स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग ओवर एब्डोमिनल वॉल, स्टेंजुरी एंड इनएबिलिटी टू पास यूरिन, जो पहले हुआ था वही जो बताया था कि स्टेंजुरी होता है और इनएबिलिटी टू पास यूरिन। पेशेंट को पेनफुल यूरिनेशन होगा क्योंकि जो भी यूरिन है वो सब बाहर स्पेस में आ गया है, पेनिस के आसपास आ गया है, तो वो जो पूरा जो एरिया है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, दब जाएगा, तो पेशेंट को बहुत सारा पेन होगा। अगर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर हुआ है साथ में तो उसकी वजह से भी पेशेंट को यूरिन पास नहीं हो पाएगा। और ब्लड एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस, रप्चर हुआ है तो वहाँ से ब्लड निकल के यूरेथ्रा के मिएटस के पास तुमको ब्लड मिलेगा। तो क्लिनिकल फीचर्स में इंट्रापैराटोनल रप्चर में मोस्टली था पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेन ही होता था, और बाद में पेरिटोनिटिस हो जाने की वजह से टेंडरनेस, गार्डिंग और रिजिडिटी। एक्स्ट्रा पैराटोनल रप्चर में पेन तो होता ही है लेकिन साथ में स्वेलिंग होती है, ठीक है। स्क्रोटम या फिर लेबिया या फिर पेनिस और ऊपर का लोअर एब्डोमेन का जो भी है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वो पूरा एडिमाटस, पूरा जैसे एडिमा हो गया हो वैसे भर जाता है यूरिन से, ठीक है। ऐसे ये देखो एक छोटा सा बच्चा है, उसका एक है कि पूरा का पूरा स्क्रोटम जो है वो पूरा ब्लड से और यूरिन से भर गया है। वो ये जो कलेक्शन है वो होगा स्किन और सबक्यूब के नीचे, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे उसके जैसा ही है कि प्लेन एक्सरे करवा लो, सिस्टोग्राम करवा लो, आईवीपी करवा लो, यूएसजी करवा लो, सीसीटी करवा लो। जो इंट्रापैराटोनल रप्चर में हमने करवाए थे इन्वेस्टिगेशन, वही इन्वेस्टिगेशन हम इसमें भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन दोनों जो रप्चर होते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि अगर सिस्टोग्राम करते हैं हम तो क्या होता है कि सिस्टोस्कोप होता है वो हम डालेंगे यूरेथ्रा से। तो क्या होगा कि अंदर विजुअलाइजेशन होने के लिए हमारे पास लाइट होती है जो कैमरा के आगे होती है सिस्टोस्कोप में। तो क्या होता है जो इरिगेशन फ्लूइड होता है वो कंटिन्यूसली रखना पड़ता है हमको सिस्टोस्कोप डालते उस टाइम पे कंटिन्यूस इरिगेशन। और एक चैनल होती है उसके पास कंटिन्यूसली एनएस जाता है और तुरंत बाहर आ जाता है, बराबर। तो इरिगेशन फ्लूइड जो होता है वो तुरंत बैक आ जाता है क्योंकि कैविटी क्लोज होती है ब्लेडर की। उसके बाद अगर रप्चर हुआ है तो वो इरिगेशन फ्लूइड बैक नहीं आएगा, तो वो एक साइन है सिस्टोस्कोपी के दौरान कि भाई इरिगेशन फ्लूइड वापस नहीं आ रहा है, तो मतलब कहीं पे रेंट है। और ब्लेडर जो होता है वो अच्छे से डिस्टेंट नहीं होता है जब सिस्टोस्कोप करते हैं तब। और लाइट होती है सिस्टोस्कोपी, वो शाइनिंग मारती है थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि जो लाइट है वो डायरेक्टली एक्स्ट्रा पैराटोनल रप्चर से होकर बाहर निकलेगी और हमको एब्डोमेन में उसकी लाइट दिखेगी। अगर ब्लेडर की कैविटी क्लोज है तो ये लाइट हमको नहीं दिखेगी एब्डोमिनल कैविटी में, क्योंकि ब्लेडर वॉल बंद है। उसमें रेंट है तो जो लाइट होगी ब्लेडर वॉल से हमको एंटीरियर एब्डोमिनल जो हमारा वॉल एब्डोमेन की कैविटी है उसमें हमको दिख सकता है, लाइट दिखेगा हमको। तो ये सिस्टोस्कोपी के दौरान हमको इतना कुछ देखने को मिलता है, इसमें हमको रप्चर है वो कंफर्म पता चल जाएगा। बाद में हमको सिर्फ साइट होती है वो कंफर्म करनी होती है। क्या है कि ब्लेडर अब डिस्टेंट नहीं होगा, इरिगेशन फ्लूइड जो हम डाल रहे हैं वो रिटर्न बैक नहीं होगा, और लाइट होती है वो हमको शाइनिंग मार की हुई दिखेगी एब्डोमिनल वॉल में। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ब्लेडर को हम अप्रोच करेंगे एक्स्ट्रा पैराटोनियली, हम सलाइन को वॉश करेंगे, सलाइन का वॉश देंगे, रेंट ढूंढ के हम उसको क्लोज कर देंगे। जो हम ड्रेन रखते थे 3 ड्रेन वही सब ड्रेन हमको वापस रखना है उसके जैसे ही। लेकिन ये एक्स्ट्रा पैराटोनियल रप्चर है तो इसमें हमको पेरिटोनियल कैविटी में ड्रेन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी हम ओपन कर ही नहीं रहे हैं। जो भी हम ओपन कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा पैराटोनियली जा रहे हैं, ठीक है। तो चेक यूरेथ्रल इंजरी एंड रिपेयर इट इफ़ प्रेजेंट, ठीक है। तो जब यूरेथ्रा भी की इंजरी भी साथ में होती है तो उसको भी हमको साथ में रिपेयर करना है। दोनों में ब्लेडर को रिपेयर करना है, लेकिन इंट्रापैराटोनियल में एक एक्स्ट्रा ड्रेन आएगा पैराटोनियल ड्रेन,
इसमें सिर्फ 3 ड्रेन जो हम रखते हैं, एक एसपीसी, एक यूरेथ्रा से हम पॉलिश डालेंगे वो, और एक रिट्रोपिबिक स्पेस होती है वहाँ पे एक ड्रेन रखेंगे ब्लेडर के आसपास में, ताकि वहाँ का ड्रेन बाहर जो भी फ्लूइड होगा वो बाहर ड्रेन हो जाए। ठीक है। अगर यूरेथ्रा की इंजरी है तो सेम सिटिंग में हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। जब आइट्रोजेनिक ट्रॉमा होता है, मतलब इंग्वानल हर्निया, फ्यूमरल हर्निया, हिस्टेरेक्टमी, रेक्टल सर्जरीज, तो उसमें अगर वो ट्रॉमा हमको रिकग्नाइज हो गई कि ओटी के दौरान भी हमको पता चल गया कि यार यहाँ पे तो ब्लेडर में रेंट हो गया है, तो उसी टाइम हमको उसको रिपेयर कर देना चाहिए। वो रिपेयर करके वही सब 3 ड्रेन की जो थियरी है, एक एसपीसी, एक फॉलिस यूरेथ्रा से, और एक रिट्रोपिबिक स्पेस में। ठीक है। अभी जब एंडोस्कोपी सिस्टोस्कोपी करते हैं तो अगर इंजरी पता चली, मान लो कि हम TURP मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, इसमें हम जो मीडियन लोब होता है प्रोस्टेट का वो निकाल देंगे। तो ड्यूरिंग सिस्टोस्कोपी और TURP दोनों में हम सिस्टोस्कोप तो डालेंगे ही। अगर इंजरी इंट्रापैराटोनियल है तो इमीडिएटली एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी। जब हम ये सिस्टोस्कोपी करते हैं उस टाइम पे अगर रप्चर हुआ ब्लेडर तब की बात है। अगर इंट्रापैराटोनियल रप्चर है तो उसी टाइम उसको ओपन कर दो। अगर एक्स्ट्रा पैराटोनियल रप्चर है तो फॉलिस का कैथेटर उसको 7 से 10 दिन तक रखो और उसको ऐसे ही रहने दो। यूरिन वहाँ से धीरे धीरे आ जाएगा और रेंट भी बंद हो जाएगा। ठीक है। जो ब्लेडर हील होता है उसके लिए हमारा एक मेन चीज़ क्या है कि ब्लेडर को हमको एम्प्टी रखना है। ठीक है। ब्लेडर को अगर एम्प्टी रखा तो जो रेंट पड़ा है एक्स्ट्रा पैराटोनियल वो अपने आप हील हो जाएगा, हमको ऊपर से इसकी ओटी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि जो सिस्टोस्कोपी है उसमें रेंट पड़ेगा भी तो बहुत छोटा रेंट पड़ेगा। जैसे हम फिस्चुला हो, जो एसपीसी का फिस्चुला बनता है उसके जैसा ही छोटा सा रेंट पड़ेगा। तो अगर ब्लेडर एम्प्टी रहेगा, हम यूरिन ड्रेन करते रहेंगे फॉलिस कैथेटर से, तो वो जो भी रेंट पड़ा है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ठीक है। सो कीपिंग ब्लेडर एम्प्टी इज़ द मस्ट फॉर हीलिंग ऑफ द रेंट। तो इंजरी जो भी होती है इंट्रापैराटोनियल, एक्स्ट्रापैराटोनियल, दोनों के सिम्टम्स अलग अलग है, दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग है। मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम है लेकिन हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा। इंट्रापैराटोनियल में पूरा हम इंट्रापैराटोनियल से ही जाएंगे, पूरा लेप्रोटोमी करेंगे। एक्स्ट्रापैराटोनियल में हम अप्रोच करेंगे एक्स्ट्रापैराटोनियल स्पेस से। इसमें हम पेरिटोनियल कैविटी नहीं खोल रहे हैं एक्स्ट्रापैराटोनियल में। ठीक है। और जो भी एंडोस्कोपी से इंजरी होती है उसमें अगर इंट्रापैराटोनियल है तो इमीडिएटली लेप्रोटोमी, अगर एक्स्ट्रापैराटोनियल है तो 7 से 10 दिन तक कैथेटर रखो, यूरिन पास होता रहेगा और वो रेंट धीरे धीरे हील हो जाएगा। ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लेडर की ट्रॉमा है। वो 3 मार्क में तुमको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तुमको याद रखना है दोनों टाइप्स, बराबर। और दोनों टाइप्स में एक्स्ट्रा पैराटोनियल है वो ज़्यादा कॉमन है, 80% कॉमन है। और दोनों जो टाइप्स है उसमें उसका प्रेजेंटेशन दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, और दोनों की जो मैनेजमेंट है उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारी ब्लेडर ट्रॉमा। इसमें कोई भी तुमको कन्फ्यूजन हो तो तुम पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। जो मैंने पहले फिगर ड्रॉ करके बताया पेरिटोनियम का रिलेशन, वो तुमको याद रहना चाहिए। अगर वो अच्छे से याद रहा तो तुमको ये इंट्रापैराटोनियल और एक्स्ट्रा पैराटोनियल रप्चर के क्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट दोनों तुम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारी कार्सिनोमा ब्लेडर। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो जब भी ऐसे मैं लेक्चर बनाऊंगा तो थोड़ा ऐसा पार्ट कर करके बनाऊंगा कि 2 या 3 पार्ट कर दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है कि तुमको थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। ठीक है। अगर तुम सुन पाओगे तो पूरा का पूरा लेक्चर एक साथ कर दूंगा। अगर ऐसा लगा कि भाई ज़्यादा लंबा बन गया तो हाफ कर देंगे। ठीक है। तो ये है ब्लेडर ट्रॉमा। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू।